बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम जवाब तो चाहिए में मैं आपका मेज़बान अदील ख़ान। जिस तरह कराची के मसाइल मैं आपको दिखाता रहता हूँ, जिस तरह मैं एक्सपोज करता रहता हूँ कि कराची में क्या मसाइल हैं, इसी तरह एक जुर्म की ऐसी वारदात कि जिसमें मैं अगर कहूँ कि खून सफ़ेद कैसे होता है, तो आज की वारदात में मैं आपको ये दिखाऊँगा कि कैसे बाप को कत्ल किया गया उनकी ही सगी औलादों की जानिब से। इसमें मैं आज मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में, जोराबाद थाने में, जो वाक़या पेश आया कि दो बच्चों ने मिलकर अपने सगे बाप को मौत के घाट उतार दिया। अगर मैं ये बात कहूँ तो ये गलत नहीं होगी कि टेक्नोलॉजी के इस दौर में भी आज भी हमारी सोचें ऐसी हैं कि जो मैं आपको दिखाऊंगा, जब सुनवाऊंगा तो आपको बड़ी हैरत ज़दा आपको लगेगी ये स्टोरी कि कैसे अपने सगे बाप को कोई इस दुनिया से रुखसत कर सकता है, वो भी चंद ख्वाहिशात के लिए। मैं हमेशा कहता हूँ प्रोग्राम के अंदर जो दिखाने की कोशिश करता हूँ वो हक़ाइक़ हैं, वो बात मैं इस तरह रखता हूँ कि जो दिखाऊँगा हक़ दिखाऊँगा, सच दिखाऊँगा। जब मैं ये कहता हूँ कि सच दिखाऊँगा, इसी तरह आज की जो जुर्म की वारदात है वो मैं आपको सच सुनवाऊंगा। मेरे साथ मौजूद हैं जोराबाद थाने के हेड कांस्टेबल राना सिद्दीक, जिन्होंने ये वाक़या देखा। ये वाक़या क्या है राना? एक बड़ा वाक़या हो गया कि एक सगे बाप को दो बच्चों ने मिलकर कत्ल कर दिया। क्या लगता है क्या वजूहात बनी? क्या लगता है कि आखिर क्या एक डिप्रेशन था, क्या था कि ये वाक़या पेश आया? अच्छा सर, असल में बात ये है कि मैं ड्यूटी पर मामूर था, मोबाइल गश्त पे, और मेरे साथ मुलाजिम भी थी। तो गश्त करता हुआ जब मैं इस गली के आया तो मैंने देखा कि दो शख्स जो है मोटरसाइकिल पे एक बोरा लाद कर लेके जा रहे हैं। मुझे शक गुजरा कि वक्त इतना था कि 3 साढ़े 3 का टाइम था और इस टाइम पे ये क्या लेके जा रहे हैं। तो मैंने उनसे रोक कर दरियाफ्त किया तो वो कुछ सही जवाब ना दे पाए। तो मैंने कहा ये बोरे में क्या है? तो उन्होंने बताया यार ये कोई चीज़ है, हम लेने के लिए गए थे, कोई चारा वगैरह है, ये है वो है। तो मैंने कहा सच बताओ आप। मैंने फिर बोरा खुलवाया तो पता चला कि उसमें लाश थी। तो जब उनसे पूछा गया कि ये कौन है तो उन्होंने कहा ये मेरे वालिद हैं। तो राना मतलब आपको जब बॉडी, आपको अंदाज़ा तो हो गया होगा कि बोरे में क्या है, आपको स्मेल कोई फील? कितने पुरानी बॉडी थी आपके लिहाज से? बिल्कुल, ये तकरीबन 2 दिन पुरानी बॉडी थी और उसकी स्मेल की वजह से जो महसूस हुआ कि कोई इसमें ऐसी चीज़ है कि जो बॉडी वगैरह है या कोई लाश है ऐसी। किस तरह जब देखा आपने बॉडी को तो क्या लगता है किस तरह इनको इतनी अजियतनाक जो मौत दी गई वो किस तरह इनका ये वाक़या पेश आया होगा? जब इनसे मालूमात किया तो उन्होंने बताया कि ये मतलब इनके वालिद से इनके सही ताल्लुकात नहीं थे, उनको डांटते थे और ये कहते थे कि यार, इनके वालिद कहते थे कि आपने गाँव जाओ, मवेशी वगैरह को ध्यान करो और अपने खेती वगैरह करो। तो ये राज़ी नहीं थे इसके लिए, वो डांटते रहते थे। तो ये कहने लगे कि यार हम यहीं पे रहेंगे। और बाद में इन्होंने कहा कि यार हम जो है ना तुम ऐसी औलाद को जो है ना मैं जहर दे के मार दूंगा। अच्छा, ये उनके वालिद ने कहा। लेकिन ये स्टोरी आपको कौन बता रहे हैं? वही जो दो बच्चे, यही बता रहे हैं। तो उन्होंने सिर्फ 2 बेटे थे इनके? जी 3 बेटे हैं। एक नॉर्मल है, एक बेटा उनका जो गाँव में ही रहता है। तो इसके बड़े भाई ने बताया, इब्राहिम ने, कि हम 3 भाई हैं और एक बहन है। तो इन दोनों भाइयों ने प्रोग्राम बनाया कि यार हम क्यों ने वो हमें मारे, इससे पहले हम इसको मार दें, अपने वालिद को। मतलब बाप की सख्ती को बर्दाश्त करे, मतलब वो कर नहीं सके, जिस पर उन्होंने कहा हम अपने वालिद को मार के ही मसला हल कर दें। आपको लगता है कि ये जो हुआ इसके पीछे क्या कोई सोच आपको लगती है, या सिर्फ यही वजह थी कि वो सख्त थे, सख्त मिजाज थे? क्या लगा आपको? नहीं, ऐसा लगता तो नहीं है मुझे, कोई और अवामिल हैं इसके। उसमें बाद में जब इंट्रोगेशन होगी तो पता चलेगा कि इसके पीछे क्या अवामिल हैं। वालिद साहब थे, वो हकीम थे, जो हमारी नॉलेज हुई। अभी हमने उनका रूम भी देखे, मैं सेकंड विंडो पे आप देख रहे होंगे कि हमने पूरा रूम दिखाया है कि जिस रूम में ये वारदात पेश आई है। जो मुझे नॉलेज तो है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब मैं आपको सुनाऊँ तो वही ज़बानी सुनाऊँ जो वाक़या है। आखिर राना वाक़या हुआ क्या था, किस तरह कत्ल किया गया है, और क्या लगता है कि आपको जो बात बताई गई है वो कितनी अभी तक इन्वेस्टिगेशन में सही साबित हुई है? शुरू में तो हमने जब इसको चेक किया था तो हमें इतना अंदाज़ा नहीं था, क्योंकि मैंने कहा जब ये पता चलेगा कि लाश है तो उसके बाद हमने अपने इंचार्ज को बताया। तो फिर उन्होंने सारी इंट्रोगेशन की तो उससे ये पता चला कि ये जो बता रहे हैं कि सख्ती वगैरह करते थे वालिद और पसंद नापसंद करते थे, इस किस्म की बातें करते थे। मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जो मारने की औजार थे, क्या चीज़ें थी जो? हाँ, इनकी औजार इन्होंने 2-3 छुरियाँ दी थी, 2 या 3 छुरियाँ इन्होंने ली थी किसी से मारने के लिए। बड़ी तेज़ धार आले थे, वो भी हम लोगों ने बरामद कर लिया। पहले से बना हुआ था? ये पहले से प्लान इन्होंने बना कर लिया था दोनों भाइयों ने। जो बात अभी मैंने जैसे ऑफ कैमरा मुझे पता चली कि मुंह पे तकिया रख के होश, मतलब क्या बेहोशी में इनके साथ हुआ है या सोने की हालत में किया गया है? मतलब अगर मैं कहूँ या कोई दवाई वगैरह देने के बाद ये वाक़या हुआ है? नहीं, इन्होंने अपनी ज़बानी बताया है कि हमने पहले अपने वालिद साहब को खाना वगैरह खिलाया अच्छे तरीके से, बहुत ज़्यादा, और उसके बाद हमने पेप्सी पिलाई
उसमें मेरा ख्याल है जो चूहे मार गोलियाँ जो होती हैं वो डाल दी थी, तो जिससे वो काफ़ी नीम बेहोश हो गए थे। और जब वो गरूदगी में हो गए तो फिर उसने वार शुरू कर दिया, पेट पे वार किया। तो उसके बाद वो चीखे तो एकदम उसने तकिया रखे, दूसरे भाई ने अफजल ने उसके ऊपर बैठ गए हुए। तो फिर मुंह पे तकिया रखा जी हाँ, इब्राहिम ने वार किए। और ये आप सेकंड विंडो के ऊपर देख रहे होंगे कि जो कमरा है, जो बिस्तर है, मैं वो दिखा भी रहा हूँ क्योंकि जिस जगह पर हम मौजूद हैं ये एक मदरसा है जो एक मैं कहूँगा कि एक इज़्ज़त के काबिल है मेरे लिए कि मैं वो जगह नहीं जाके अंदर उस जगह पे लोगों से बात करता, क्योंकि जब बात है हमारी इज़्ज़त की, मदरसे की इज़्ज़त की बात अगर मैं करूँ तो एक एहतरामन तौर पर भी हमारा दिल नहीं करेगा कि वो जगह, लेकिन हम फिर भी वो विंडो में दिखा रहे हैं कि कहाँ सूरत हाल हुई, क्या पेश आया, वो सब वाक़या हम दिखा रहे हैं। हम वहाँ चलते रहना जहाँ पर आपने इनको पहले होल्ड किया कि आखिर आपने जो वाक़या देखा, उनको जो पकड़ा, पहले आप मुझे वो जगह दिखाएं ज़रा। अदिल भाई ये वो जगह है जहाँ पे हमने रोका था इनको, इस जगह पे। अच्छा, ये स्पॉट वो है कि क्या आप गश्त पर थे या कोई नाका लगा हुआ? गश्त पर थे हम। मैंने कहा गश्त करते हुए इस गली में आए तो हमने देखा कि वो दो मोटरसाइकिल पे एक थैला लेके आ रहे हैं, तो हमें शक गुजरा। जो वीडियो मेरी नज़र से गुजरी है वो जो आपने बोरी रखवाई थी वो ये जगह थी? जी ये जगह थी। आपने खुलवाने का वो खोलने की कोशिश कर रहे थे? जी बिल्कुल। वो यही बोरी है? यही जगह। वो चश्मे वाला बेटा जो चश्मे वाला बेटा? जी क्या नाम था उसका? इब्राहिम, जिसने छुरी की वारदातें की। अब बात ये है कि ये वो जगह है जहाँ पे पुलिस ने अपना जब गश्त था इस इलाके का तो उनको रोका और देखा तो वो खावर रंजू साहब की बॉडी थी। जब पुलिस ने रोक के चेक करने की कोशिश की तो वो बोरी बंद एक बॉडी थी। जब उसको उन्होंने चेक किया तो बताया उनके बच्चों ने कि वो उनके वालिद साहब हैं। यहाँ से बॉडी आपने मुंतकिल की थाने में। अब थाने की तरफ चलते जहाँ मैं कोशिश करूँगा जो इलाके इंचार्ज हैं रशीदुल रहमान, उनसे भी बात करूँगा और जानूँगा कि आखिर ये वारदात आपके इलाके में हुई। मैं मुइज़ की भी अगर बात करूँ तो एक केस आज से 2 महीने पहले एक केस हुआ था कत्ल की वारदात ब्लॉक 15 में, वो भी इसी थाने ने हल की। और इस बार फिर अगर मैं कहूँ कि एक बार रंगे हाथों उन लोगों को भी पकड़ा, उन मुजरिमों को भी पकड़ा जिन्होंने अपने बाप का, सगे बाप का कत्ल कर दिया। आखिर वजह क्या थी? आए तरह मजीद कोशिश करते हैं उनसे बात करने की, SHO से भी, और कोशिश करेंगे IO से बात करने की जो इस केस को इन्वेस्टिगेट करें। आए तरह मजीद चलते हैं आगे की तरफ। हम पहुंच चुके हैं इस वक्त जौहराबाद पुलिस स्टेशन, जहां पे अगर मैं कहूं तो 500 मीटर की दूरी पे ये वाकया पेश आया है ना। अगर मैं आपसे पूछूं कि कितनी दूरी का यहाँ से डिस्टेंस है तो कितना दूरी ये तकरीबन मैक्सिमम 500 मीटर तक होगा। 500 मीटर। आए चलते हैं, यहाँ पे SHO राशिद साहब तैनात हैं। उससे पहले हम कोशिश करते हैं कि एक बात करें कि आखिर कैसे ये वाक़यात हो सकते हैं कि कोई बच्चे अपने मिलकर अपने बाप को कत्ल कर दें। आए कोशिश करते हैं बात करने की। कैसे हैं अदनान साहब? एड मुरर तैनात हैं आप यहाँ पे। आपके इलाके के अंदर एक वाक़या पेश आया है। अगर मैं कहूँ कि बच्चों ने अपने बाप को कत्ल कर दिया, सगे बाप को, क्या वाक़या हुआ, क्या नॉलेज है वो थोड़ा बता सकेंगे तो आप बताएं। और मैं जाना हूँ ये दूसरा वाक़या है 3 महीने के अंदर। इससे पहले मुइज़ कत्ल केस भी ब्लॉक 15 में ही हुआ था और अभी भी लोग ब्लॉक 15 कह रहे हैं जबकि ये ब्लॉक 14 की हदूद है। तो मैं करेक्ट कर दूँ लोगों को, ये ब्लॉक 14 की हदूद है, ब्लॉक 15 की हदूद नहीं है। तो अदनान साहब बताएँ कि वाक़या क्या हुआ है? अस्सलाम वालेकुम। अदिल भाई, बेसिकली ये जो वाक़या है ये कुछ इस तरह है कि ये इनके वालिद साहब थे और जैसा कि इन्होंने हमें बताया है उसमें ये कहते हैं कि हमारे वालिद साहब हम पे सख्तियाँ करते थे और ये लाइफ स्टाइल का थोड़ा सा इशू है इनका ना, कि ये अपनी ज़िंदगी जीना चाहते थे मगर वालिद साहब इन पे थोड़ी सी सख्ती करते थे कि पहले एजुकेशन को तरजीह देते थे वो, कि पहले एजुकेशन पहले कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद फिर ये अपना लाइफ में नेक्स्ट स्टेप उठा सकें। बच्चे पढ़े लिखे? जी बिल्कुल। बड़ी अगर देखा जाए तालीम क्या हमें ये सिखाती है कि अपने सगे बाप को कत्ल कर दिया जाए? बिल्कुल नहीं, हरगिज़ नहीं। ना इंसानियत सिखाती है और ना ही एजुकेशन सिखाती है, मगर ये है कि एक इंसान के ऊपर जब शैतान गालिब हो जाता है तो फिर इंसान नहीं रहता, वो शैतान बन जाता है।
ये वाकया बड़ा है, इस दुनिया में भी इनको इस बात का जवाब देना होगा और आखिरत में भी। अदनान साहब, मैं कोशिश करूंगा कि इस केस के अंदर जो FHO साहब है राशिद रहमान साहब, उनसे भी हम बात करेंगे। आप एज एड मोरर हैं थाने में, क्या FIR दर्ज हो चुकी है, क्या केस डाला गया, क्या FIRs की जो आपकी जो सेक्शंस होते हैं वो क्या लगाए गए हैं? इस पे जो है बिल्कुल हम लोग, जो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है, कोई भी इंसिडेंट होता है तो उसकी FIR लॉन्च करते हैं हम लोग, और इसकी FIR लॉन्च हो चुकी है। बिल्कुल FIR नंबर जो है इसका 175/25 है, और अंडर सेक्शन 302 और 201 अंडर /34। मतलब लाश छुपाने की और कत्ल करने की वारदात, अगर मैं आसान लफ्जों में, 204 क्योंकि छुपाने की हो गई, और तो अगर मैं 302 की बात करूं तो कत्ल की वारदात हो गई। अदनान, मुझे अच्छे से याद है कि मुइस केस जब हुआ था वो भी बड़े ज़बरदस्त तरीके से आप लोगों ने पूरी एक कहते ना टीम वर्क के तहत उनको पकड़ा। अगर मैं कहूँ कि ये जो केस हुआ इसमें भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से देखा जाए तो ये दूसरा केस है 3 महीने के अंदर कि पूरी कार्रवाई आप लोगों ने कर दी माशाल्लाह। अगर मैं कहूँ मुलजिम भी आप लोगों ने पकड़ लिए है, और इस वक्त जोराबाद की बड़ी ज़बरदस्त काविश है। एज ए एड मोरर आपकी जिम्मेदारी भी, आपको भी मुबारकबाद उतनी बनती है, FHO साहब को भी बनती है। राना का एक बड़ा किरदार है कि अगर शायद थोड़ी देर अगर राना हो जाता राना को, तो ये लोग निकल जाते कहीं दूर। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका, एंड थैंक यू अगेन कि आपने वक्त दिया। मैं चाहता हूँ कि ज़रा FHO साहब के रूम में ले चलें ताकि हम वहाँ मजीद उनसे बात कर सकें। मैं इक़्तिदार में जो लोग बैठे उनसे भी, IG साहब आपसे भी, SSP साहब, ख़ास तौर पर ज़िशान सिद्दीकी साहब आपसे, कि आपकी टीम काम कर रही है। ये जोराबाद पुलिस स्टेशन की काविशें हैं जो 2 बड़े मर्डर केस उन्होंने हल किए। इनकी अफसरान, इनकी टीम, इनकी जो भी पूरे लोग काम कर रहे हैं उनको अप्रीशिएट तो बनता है सर, और ऐसे लोग अगर काम करेंगे तो मुहाफ़िज़ों की इज़्ज़त बुलंदी पर जाएगी। चलते हैं FHO साहब के रूम में। शुक्र। एक बार फिर कई एपिसोड्स आपके साथ मेरे हो चुके हैं, मुख्तलिफ एक्सपोज के प्रोग्राम भी मैंने आपके साथ किए। डायरेक्टली सवाल पर आऊँगा क्योंकि कीमती वक्त है आपका। एक और केस आपके इलाके में अगर देखा जाए, मुइस मर्डर केस भी हुआ था जो आपने हल किया था। एक बार फिर राशिद भाई, देखने में आ रहा है कि आपके इलाके में एक मर्डर हुआ, लेकिन वो मर्डर की जो वाक़या है कि अगर मैं कहूँ कि खून सफ़ेद हो जाना तो ये कोई आम बात नहीं है। इसमें आपके साथ राना भी मौजूद है जिनका एक बड़ा किरदार है। तो मैं चाहूँगा आ जाए राशिद भाई, बैठ के बात करते हैं इसके ऊपर थोड़ा। आखिर राशिद भाई, वजूहात क्या लगी, इंट्रोगेट में क्या सामने आया, और क्या देखने में आ रहा है कि किस तरह ये वारदात हुई? देखिए, अभी तो हमने इनको पकड़ा है और अभी इब्तदाई तौर पे हमने इनसे पूछगछ की है, और उन्होंने इसमें यही बताया कि वालिद साहब के साथ कुछ इख्तलाफात चल रहे थे। वालिद साहब इनके चाहते थे कि ये यहाँ पर गांव से आए हैं तो यहाँ पढ़ाई के साथ साथ कुछ जॉब भी करें, पार्ट टाइम जॉब करें, ताकि अपनी अर्निंग कर सकें और वालिद साहब को भी कुछ सपोर्ट करें। तो इन्होंने यही बात हमें बताई है, और कहते हैं कि इस बात के ऊपर हम वालिद साहब के साथ हमारी ये बहस होती थी कि हम अभी पढ़ रहे हैं और हम पढ़ने के बाद फिर काम करेंगे, अभी आप हमें खर्चा दें और हमारी सपोर्ट आप करें। लेकिन वालिद साहब की तरफ से इस मामले में कोई ताउन नहीं हो रहा था, और रिस्ट्रिक्शंस लग रही थी कि कहीं दाएं बाएं दोस्तों के साथ नहीं आना जाना है, तुम यहीं पर बैठे रहो और हमारे साथ, मेरे साथ मिलके जो है ना, तुम लोग जो है कोई काम करो ताकि कोई हमारी अर्निंग बढ़ सके। तो इस बात के ऊपर जो है ये दोनों भाई जो है बड़े वालिद साहब से जो है ना अपसेट हो गए, और उनके दरमियान एक नफरत की जो है एक दीवार खड़ी हो गई। और जी हाँ, तो वो इन दोनों ने जो है ना इस चीज़ों से तंग आके कह रहे हैं रोज़ रोज़ हमें जो है वो डांट डपट से हम तंग हो गए, और हमने सोचा कि अगर हम इस तरह से रहे तो हमारी ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो जाएगा। तो लिहाजा इन्होंने एक प्रोग्राम बनाया कि हम वालिद साहब को साइड पे कर देते हैं और फिर हम अपनी ज़िंदगी अपनी मर्जी से गुजारेंगे। अगर आसान लफ्ज़ों में कहा जाए तो ये पूरा प्री प्लान किया इन्होंने। जैसे कि मेरी नॉलेज के मुताबिक जितनी भी मेरी बात हुई ऑफ कैमरा, अगर मैं आपके ऑफिसर की बात करूँ उनसे भी मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि पहले चूहा मार दवाई इनको दी गई है खाने के दौरान। तो अब तक जो पेशरफ्त हुई है, जितनी भी आपकी अभी तक रिपोर्ट सामने आ रही है, उसमें क्या आपको लगता है कि प्लान एक दिन में बना है या बहुत दिन से इस प्लान के ऊपर कोई काम हो रहा था? जी बिल्कुल, ये आप सही कह रहे हैं, ये प्री प्लान था, और ये इन्होंने तकरीबन 15 दिन पहले ये प्लान बनाया था, और आहिस्ता आहिस्ता ये प्लान परवान चढ़ा है, और इन्होंने फिर उसकी प्रॉपर प्लानिंग की है कि हमने किस तरह से वालिद साहब को पहले जो है वो खाने के साथ जो है हमने गोलियां खिलानी है, जहरीली गोलियां खिलाएंगे, और उसके बाद फिर जो है कैसे इन्होंने छुरियों के साथ उनको कत्ल करना है उसका भी इन्होंने इंतज़ाम कर लिया। और उसके बाद पहले इनको उन्होंने हफ्ते की रात को जो है खाने के बाद कोल्ड ड्रिंक में चूहे की दवाइयाँ दी, और उसके बाद जो है जैसे ही वो गनुदगी में चले गए तो ये छुरी जो लेकर आए हुए थे उस छुरी के साथ एक भाई ने मुंह पे हाथ रखा और दूसरे ने जो है गला काट दिया और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पे तशद्दुद किया।
छुरी आखिर ये जो चीज़ें इनको प्रोवाइड हुई इसके ऊपर भी जांच कर रहे हैं आप लोग कि किसने इनको प्रोवाइड कराई, कैसे इतनी आसानी से इतनी बड़ी बड़ी इनको जो चीज़ें मिली वो कैसे इनको आसानी से मिल सकी? असल में देखें ये चूहा मार दवाई और छुरियां तो आजकल आपको पता है कि रमज़ान ईद नॉर्मल छुरियाँ थी या कोई एक्स्ट्रा? नहीं, छुरी बड़ी छुरी थी, तकरीबन 1 फीट लंबी छुरी थी। लेकिन चूंकि ईद उल अज़हा का मौका है और जगह जगह जो है ना आपको पता है कि लोग इस तरह की चीज़ों की खरीदारी करते हैं, टोके भी खरीदे जाते हैं, छुरियाँ भी खरीदी जाती हैं। तो इस हवाले से भी हम तफ्तीश करेंगे, उस एंगल से भी कि इनको छुरी जो है वो क्यों दी गई और इन्होंने अगर सवाल है ये कि एक जगह देखें दुकान पे क्रॉकरी की दुकान पे एक छुरी मिल जाना नॉर्मल सी वो आम बात है, लेकिन 1 फीट लंबी अगर आप कह रहे हैं छुरी है तो वो इतनी आसानी से मिलना नहीं, आपको इस पर तो ऑब्वियसली सवाल बनता है, करना भी चाहिए। साथ साथ मैं जानना चाहूँगा कि एक कमरा जो मैंने देखा जो सेकंड विंडो के ऊपर हम दिखा भी रहे हैं वो बहुत छोटा कमरा है, तो क्या आवाज़ बाहर बिल्कुल नहीं निकाल पाए या कोई आसपास, ये वक्त क्या था जब ये वारदात हुई है? ये वक्त हफ्ते की रात को जो है ये इन्होंने खाना खिलाया वाले साहब को 9 बजे के करीब, और उसके बाद जो है 12 बजे कह रहे हैं कि वो ज़ाहिर है दवाई ये चूहे मार दवाई थी, ज़्यादा डोज दी होगी और उसी वजह से वो बिल्कुल गनुदगी में चले गए होंगे और उसकी वजह से जो है फिर इनको मौका मिल गया और इन्होंने एक ने जो है ना उनके मुंह पे कोई तकिया रख दिया, हाथ रख के दबा दिया, जिसकी वजह से वो आवाज़ नहीं निकाल सके। कुछ थोड़ी बहुत मज़ाहमत उन्होंने कहा उन्होंने की, लेकिन ये है कि चूंकि ज़ाहिर है ये 2 थे और वो अकेले थे और जहरीली दवा भी खाई हुई थी, इसलिए वो ज़्यादा मज़ाहमत कर नहीं सके, उन्होंने उनके गले पे छुरी फेर दी जिसकी वजह से उनकी मौत वाक़ई हो गई। जो है वो हफ्ते को पेश आई है और जो बॉडी अगर हम रिकवर गए तो ये बुध की रात को ये आपको रिकवर हुई है। तो क्या जहाँ पर इन्होंने बॉडी रखी तो बॉडी तो जिस तरह गर्मी पड़ रही है तो 24 घंटे के बाद तो डिस्पोज होने लग जाती है बॉडी, तो क्या ऐसा नहीं कि कोई बदबू कहीं कोई ऐसी चीज़ मोहल्लेदारों को कोई कुछ फील नहीं हुआ वहाँ पे कमरे में रहने वालों को? असल में आपको पता है रूम्स अलग अलग हैं और इन्होंने जो बॉडी जो है जब इन्होंने उनका मर्डर कर दिया तो उसके बाद बॉडी को उन्होंने 2-3 दरियों में लपेट दिया और लपेटने की वजह से जो है वो थोड़ा सा बॉडी और थोड़ा सा कमरा जो है वो अंदर है, ठंडा है, टाइल्स वाला कमरा है, तो उन्होंने फर्श के ऊपर रख दी बॉडी को, तो उसकी वजह से थोड़ी बहुत बॉडी डिकम्पोज हो रही थी, लेकिन ये है कि इतनी ज़्यादा उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं आए जैसे नॉर्मल एक बॉडी बाहर नॉर्मल टेम्परेचर पे होती है उसमें आती है। लेकिन देखा जाए बॉडी की जो सूरत हाल मैंने देखी है पिक्चर्स के जरिए वो बॉडी डिकम्पोज तो होना शुरू हो गई थी, जैसे कि मेरी बात राना से भी हुई कि एक स्मेल फील हो रही थी। तो मेरा कहना ये कि जिस जगह पर मैंने वो जगह देखी वो एक मदरसे का आता है, लोगों की आमदोरफ्त वहाँ पर है, तो क्या किसी को भी महसूस नहीं हुआ कि हकीम साहब मौजूद नहीं है जो लोगों की खिदमत कर रहे थे वहाँ पे? कोई भी ऐसी मेरी जो लोगों से बात भी हुई है वहाँ पे तो किसी को महसूस ही नहीं हुआ कि एक जान चली गई है इस दुनिया से और वहाँ पे स्मेल भी है, तो किसी ने भी कोई चीज़ महसूस नहीं की? देखिए जब हमने उस रूम का जायज़ा लिया तो उसमें एयर फ्रेशनर्स हमें मिले और जैसे ही इन्होंने उस रात को ये वाक़या सर अंजाम दिया तो उसके बाद जो ब्लड था फर्श के ऊपर उसको उन्होंने अच्छी तरह से साफ़ कर दिया, वो कपड़े भी वहाँ पर हमें मिले और उसके बाद उन्होंने एयर फ्रेशनर का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जिसकी वजह से वो स्मेल बाहर नहीं आ सकी। और हकीम साहब का ये था कि वहाँ लोगों ने बताया कि वो आना जाना लगा रहता था, अपना प्राइवेट वो क्लिनिक भी करते थे, तो इस वजह से किसी ने महसूस नहीं किया कि अगर वो नहीं है तो वो किसी ने उनकी कमी को महसूस नहीं किया। और ये चूँकि इनका सेपरेट रूम था और ये जब जाते थे बाहर से ताला लगा देते थे तो इस वजह से किसी को इस हवाले से शक नहीं हुआ। मैं चाहूँगा राशिद साहब के जो मुजरमान हैं, जो पेटे हैं उनको बुलाया जाए ताकि उनसे हम बात कर सकें कि आखिर कैसे ये वहशियत जागी उनके दिल में, कैसे उनसे इतना बड़ा कि खून जो है सफ़ेद हो गया अपने वालिद के लिए, ये मैं जानने की कोशिश करेंगे। अगर आप प्लीज़ अगर उनको बुला सकें तो मैं चाहूँगा ज़रा उनसे आप कॉल करें, उनको बुलवाएं। बिल्कुल ठीक है, मैं उनको बुलवा लेता हूँ। असलम उनको ले आओ, मुलजमान को ले आओ। मेरे साथ अफजल और इब्राहिम दोनों मौजूद हैं और मैं इनकी कोई तारुफ तो नहीं करा सकता क्योंकि ऐसा काम नहीं किया, एक शर्मनाक काम अगर मैं कहूँ कि खून सफ़ेद हो गया, तो ये वो 2 शख्स हैं जिन्होंने अपने बाप
अपने वालिद साहब की जान ले ली। इनसे बात करने का दिल तो नहीं करता, लेकिन फिर भी एक मैसेज है जो पूरी दुनिया में जाना चाहिए। इब्राहिम, मुझे सीधा बताइएगा, आप क्या करते हो? क्या कोई काम वाम करते हो? जी, कभी ड्राइव चला लेता हूँ, कभी बाइक वगैरह चलाता हूँ। बाइकें चलाते हो, यंगो चलाते हो। एक बात मुझे बताओ, तालीम कहाँ तक है तुम्हारी? ग्रेजुएट किया मैं। ग्रेजुएट किया हुआ? यार तुमने तालीम में क्या सीखा, मुझे बताओगे? आपने अपने वालिद साहब को इस दुनिया से रुखसत कर दिया, और वो वालिद साहब जो हिकमत का काम किया करते थे, क्या वजह बनी मारने की? आखिर क्या वजह बनी उनको जो आपने उनकी जान ली? जी, वैसे जैसे मैंने बताया था कि बाबा की जो है वो काफ़ी दिन से गुस्सा करने लग गए थे, और उनके जो है वो कुछ दिन से कहते जा रहे थे कि आप जोर से बोलें। कुछ दिन से कहते जा रहे थे कि मैं चाहता हूँ कि मैं तुम दोनों को मार दूँ, तुम जो है ख़त्म कर दूँ यहाँ से। अगर आपके वालिद साहब को कहेंगे मैं मार दूंगा तो आप उनको मार देंगे? यार आप मुझे बताओ, आपने 7 से 8 खंजर उनके जिस्म में उनके वार किए हैं, आपको लगता है ये कोई इंसानियत वाला काम किया तुमने? नहीं, मैं कोई इंसानियत वाला काम नहीं किया, ये बिल्कुल गलत था जो मैंने किया है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे ये बताओ इब्राहिम, एक बात कि जिस बाप ने तुम्हें पढ़ाया 14 क्लासें, 14 क्लासों का मतलब होता है ग्रेजुएट, आपने ये सीखा कि आपको ये एक एहसास, एक तमीज़ नाम की ही एक कहते हैं ना इंसानियत इंसान के अंदर होती है। आपको पता है इस दुनिया में तो तुम्हें जवाब देना पड़ेगा, साथ साथ आखिरत में अल्लाह को जवाब देना पड़ेगा। इब्राहिम, बात नहीं सी, ये हुआ क्या था वाकया, एक बार फिर बताओ, किस रात, क्या वक्त था और क्या वाकया पेश आया था? जी, बस ये पीर के दिन की रात थी जब बाबा यहाँ पे आए हुए थे गाँव से। पीर की रात थी? जी, पीर के दिन की रात थी, रात के 12 बजे का वक्त था जो बाबा को खाना खिलाया, और उनकी कोल्ड ड्रिंक के अंदर मैंने नींद आवर वो दवा मिलाई थी। तो उसके कुछ देर के बाद 1 बजे तक। नींद आवर दवा कौन सी मिलाई थी आपने? जो है हमारा रेड पॉइजन। कौन सा? रेड पॉइजन? जी जी, ठीक है। तो फिर उसके बाद हमने देख रहे बाबा 1 बजे तक ओनूदगी में चले गए थे, नींद में आ गए थे। तो उसके बाद फिर मेरे भाई ने उनके मुंह पर हाथ रखा था और मैंने उन पर वार किए थे। मुंह पे हाथ रखा था या मुंह पे तकिया रखा था? हाथ रखा था, तकिया रखा, तकिए के साथ तकिया रखा था। और आपने क्या किया? वार। मैं अफजल तुम्हारी तरफ आऊँगा। अफजल, क्या एजुकेशन है तुम्हारी? जी, मैं अभी 3rd सेमेस्टर में पढ़ रहा हूँ, कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूँ। कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हो? जी। कि क्या वाकया हुआ? एक एजुकेशन आप ले रहे हो, आपको इतनी भी तमीज़ नहीं है कि आपने अपने वालिद साहब को मार दिया? कहीं शर्म, कोई हाथ हिलना, कोई डर तुम्हें ज़रा सा भी, खुदाई खौफ, कुछ भी तुम्हारे अंदर नहीं आया? मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैंने ये काम किया। शर्मिंदा हो? इस दुनिया में तो तुम्हें जवाब देना पड़ेगा अफजल, आखिरत में अल्लाह को भी जवाब देना पड़ेगा। आपने एक नाहक एक इंसान को मार दिया। आप किसी जानवर को भी मार देना तो तकलीफ होती है, आपने अपने सगे बाप को मार दिया। आपको नदामत नहीं है? जी बिल्कुल है, मुझे यकीन नहीं है कि मैंने अपने ये हाथों से ये काम किया, अपने वालिद का मर्डर किया। मैं बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूँ। शर्मिंदगी तो अब कहते हैं ना कि करने के बाद, क्योंकि अब ये मौका तो नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो काम आपने किया है ना, ये दुनिया का सबसे, कहते हैं माँ अगर जन्नत का दरवाज़ा है ना, तो बाप जो है वो उसकी चाबी है। अगर आप किसी एक को भी राज़ी कर लो और एक को भी नाराज़ कर दो तो जन्नत कभी आपको नहीं मिलेगी। अगर आपने ये पढ़ा है तो जो मुझे उम्मीद है कि पढ़ा होगा, क्योंकि आपने 13 क्लासें पढ़ी हैं, लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आपने अपनी पढ़ाई का सही इंसाफ नहीं किया अपने साथ। खैर, उस रात वाकया क्या हुआ था मैं जानना चाहता हूँ। मुझे ये बताएं कि आपने तकिया रखने की नौबत आपको क्यों आई? जब आपके भाई ने नशा आवर चीज़ खिला दी थी तो तकिया क्यों रखा आप लोगों ने? बस ये रात 12 बजे भाई ने खाना खिलाया था पीर के रोज़, जिस दिन ये हमने वारदात की थी। तो जब 1 बजे तक खाना उन्होंने खा लिया था, सब कुछ कर लिया था, तो भाई और मैंने कहा कि अब इन पे वार करते हैं। जब भाई ने पहला वार किया था तो वालिद ने एकदम से देखा, ये तुम क्या कर रहे हो? वालिद साहब की आँख खुली थी? जी। क्या बोला उस वक्त? उनके वो जज्बात, वो लम्हात, वो अल्फाज क्या थे? उन्होंने भाई के हाथ में छुरी देखी थी और मेरे हाथ में रुमाल देखा था, तो वो डर गए थे काफ़ी। उन्होंने कहा था ये तुम क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा था? जी। उसके बाद भी नहीं रुके आप लोग? हम डर गए थे, पर तब हमने ये सोचा कि हम छोड़ देते हैं तो फिर वालिद साहब हमें मार देंगे, क्योंकि कुछ दिन से यही कह रहे थे मैं तुम्हें जहर दे के मारूंगा, क्योंकि तुम मेरे किसी काम के तो हो नहीं, बोझ बने हुए। क्या आपको वो गांव भेजने का कहा करते थे? आखिर क्या वजह थी गांव ना जाने की? गांव ना जाने की वजह ये थी कि हम
मैं चाह रहा था कि मेरी पहले पढ़ाई मुकम्मल हो जाए, फिर मैं देखूंगा कोई अच्छा यहाँ पर ही रोज़गार मिल जाएगा। पर वो कह रहे थे नहीं, पढ़ाई छोड़ के तुम गाँव आओ, वहाँ पर मजदूरी करो। गाँव आओ मजदूरी करो। आपको वो गलत काम पर तो नहीं डाल रहे थे ना, वो एक जायज काम कह रहे थे। आप उनको छोड़ के चले जाते, आप उनके से दूर हो जाते। मारने का हक किसने दिया? बस दूर होते थे तो फिर पकड़ के ले आते थे कि तुम इतने बड़े कहाँ से हो गए जो अब आपने अलग अलग करने लगे हो। तो मसले का हल था कि मार दो। मारना ये शर्म है तुम्हें? थोड़ी सी मुझे बताओ, थोड़ी शर्म बाकी है तुम्हारे अंदर? जी शर्मिंदगी तो है। किस चीज की शर्मिंदगी? किसी इंसान की जान लेने के बाद सिर्फ शर्मिंदगी? आप जैसे लोगों को मैं कहता हूं कि सजाए, वो क्या कहते हैं ना कि मौत की सजा तो है आपके लिए। 302 केस लगाए ना आपके ऊपर, 302, 204। एक मारने के बाद उनको तुमने बकायदा उस बॉडी को संभाल के रखा हुआ है, पैक करके। जब वो बॉडी तुमसे नहीं संभली तो तुम लोग रोड पे छोड़ने चले गए। जी ऐसा ही था। अब मुझे ये बताओ कि बिल्कुल याद करके बताओ कि पहला बार भाई ने किया, यही कहा आपने, कितने बार की उनके ऊपर? भाई ने तो पहला बार करके भाई थोड़ा सा रुका, क्योंकि भाई को भी डर लग रहा था मैं क्या कर रहा हूँ। पर जब ये कि हमें पता था, वालिद को पता चल गया कि दुश्मन है हमारे, तो वालिद ने वैसे ही मरवा देना था। तो इसलिए फिर भाई ने दूसरे तीसरा बार उधर ही पेट पे ही किए थे। मतलब 7 बार तुम लोगों ने किए। इब्राहिम मुझे ये बताओ कि कितने बार किए थे अपने वालिद साहब पे? ये 7 से 8 7 से 8 बार किए थे। जब पहले बार पे तुम्हारे वालिद साहब की आंख खुल गई थी, उसके बावजूद तुमने उन पे वार शुरू कर दिया? जी पहला बार जब मैं करने लगा था तो मैं रुक गया था काफ़ी देर के लिए, खुद पंजरात में पकड़ के। लेकिन जब अफजल ने उन पर तकिया रख दिया था तो उनकी आंख भी खुल गई थी। वो गनूदगी में थे, पूरी तरह बेहोश नहीं हुए थे। लेकिन जब उनकी आंख खुली थी वो मुझे देख रहे थे और मैं खड़ा हुआ था उस जगह पर ही। तुम्हें फिर भी रहम नहीं आया कि उनकी आंख खुल गई, उनको तकलीफ हो रही होगी, तुम्हें जरा सा रहम उन पर नहीं आया? नहीं मैं पीछे हटने वाला था और मैं कैसे शर्म आती है तुम्हें? तुम कह रहे हो पीछे हटने वाले थे, उसके बाद तुमने 7 बार कर दिए। बस वो फिर मैंने यही सोचा कि बाबा ने देख लिया मुझे इस तरह से। तो कैसे खून सफेद हो सकता है इब्राहिम? जिस शख्स ने तुम्हें 14 क्लासें पढ़वाई, आपने उसको उसका रिजल्ट ये दिया कि आपने उसके सीने में 7 वार मारे। वो बाप था आपका, लेकिन आपने उसकी जान ले ली। आखिर जब मारने के बाद क्या हुआ? उसको मारने के बाद आप लोगों ने बॉडी का क्या किया था? जी बस हम लोग घबरा गए थे, काफ़ी देर तक वहीं पे थे, सोचते रहे थे। फिर हम सफाई वगैरह जान निकलते हुए देखी थी उनकी? जी सच बोलना, बिल्कुल सच बोलना। जी देखी थी। क्या आखिरी लम्हात में कुछ लफ्ज बोले थे उन्होंने? नहीं बोले कुछ नहीं थे, बस यही कहा था कि ये गला किसने काटा था? जी हम दोनों ने किए थे सर। 7 वार करने के बाद तुमने उनके गले पर छुरी। कुर्बानी का हम एक जानवर जब लाते हैं ना, उसमें भी हम अल्लाह अकबर पढ़ के उसको ज़िबा करते हैं। इंसानी जान लेते हुए तुम्हें जरा सी शर्म नहीं आई कि तुम उनकी गर्दन पे वार कर रहे थे? मैं शर्म आ रही थी, मैं वार नहीं कर पा रहा था पहले। लेकिन बस फिर यही सोच के गए कि बाबा मरवा देंगे हमें, ये तो बाबा मरवा देंगे, उस डर से आपने उनकी जान ले ली। सवाल ये नहीं है उसके बाद क्या हुआ। जब मरने के बाद अगर आपने उस बॉडी को किस तरह डिकम्पोज हुई, जब स्मेल आने लगी, आप बाहर लेके आए, उससे पहले बॉडी 3 दिन तक कैसे संभाल के रखी? नहीं 3 दिन तक नहीं, बस एक रात शायद या 20-22 घंटों तक वहाँ पे रखी थी। आपके रूम से आपको ये छुरी वगैरह जो चीज़ें मिली थी, ये कहाँ से मिली थी? ये रूम में रखी थी, खरीदी थी मैंने। कहाँ से खरीदी? पावर हाउस की तरफ से खरीदी थी। पावर हाउस की तरफ से। मतलब प्लानिंग आपने कितने दिन पहले इसको प्लान किया था कि हमें वालिद साहब को मारना है? जी 15-20 दिन पहले। 20 दिन पहले से ये प्लानिंग आप दोनों की चल रही? अफजल 20 दिन से तुम्हारी प्लानिंग चल रही थी? जी ऐसे ही। दोनों मिलकर सोच रहे थे? जी ऐसे ही। किसी शख्स ने, किसी फैमिली मेंबर ने, किसी ने उकसाया? अफजल अगर ऐसा लगता है तो बताओ, एटलीस्ट जिंदगी के अंदर ऐसा कोई काम कर जाओ जो शायद तुम्हें अल्लाह माफ कर दे, जो माफी के काबिल तुम हो नहीं। बहुत मुश्किल है कि अल्लाह तुम्हें माफ करे। इंसानी जान पे अल्लाह कभी इंसान को माफ नहीं करेगा। लेकिन अगर कोई शख्स ने उकसाया, किसी ने कुछ कहा है तो बताओ। नहीं इसमें किसी ने कुछ नहीं कहा, बस हम 2 ही भाई मुलविस हैं, क्योंकि हम दोनों भाई तंग थे ये अब्बू की इन चीज़ों की वजह से। तो प्रॉपर्टीज कितनी है वहाँ पे आपकी? मेरे वैसे वालिद की कोई ख़ास जायदाद नहीं है। एक खुद का घर है, एक मतब चलाते हैं हिकमत का, और कुछ महीने पहले भैंस का काम शुरू किया। कितनी भैंसें वहाँ पे? भैंसें ज़्यादा हैं, पर इनकी जो और इन्होंने पार्टनरशिप में रखी हुई हैं दूसरों की हैं ज़्यादातर, खुद की इनकी 3-4 होंगी। कितने बहन भाई हैं आपके?
हम तीन भाई एक बहन है। 3 भाई। आपकी इस वक्त बहन, अम्मी, किसी को पता है कि ये वारदात हो चुकी है? जब कर रहे थे तब तो हम 2 के अलावा किसी को नहीं पता था, पर अब पता है, इनको पता चल गई ये बात। मैं अदलिया से अपील करूंगा कि आप जैसे लोगों को ना इबरत का निशान बनाना चाहिए। मुझे अफजल एक और बात बताओ, जिस वक्त आप लोगों ने कत्ल कर दिया तो घर में किस तरह उनको पैक किया, या मतलब क्या किया उनके साथ, बॉडी को किस तरह सेफ करने की कोशिश की? जब कत्ल हो चुका था तो उसी रात तो हमने सफाई वगैरह की, तो बेड के नीचे डाल दिया था हमने बॉडी को, उसी बेड के नीचे। तो फिर क्या 20 घंटे के अंदर कोई आवाज बाहर नहीं गई? कोई मदरसे से जब तुम बाहर निकले, मदरसा है ना जहाँ वो बैठते थे, तो किसी ने आके दरवाजा खटका के हिकमत सा पूछा ही नहीं उनका? नहीं, हम जब भी निकलते थे ताला लगा के निकलते थे या खुद मौजूद होते थे। क्या सोच रहे थे कत्ल करने के बाद कि बॉडी को किस तरह आप जो है इसको ठिकाने लगाओगे? जब सुबह हुई 11 बजे तो फिर बॉडी बेड के बीच नीचे से निकाल के फिर हमने बोरे लाए थे, उसमें पैक मतलब बोरे में। काटा था आप लोगों ने? नहीं काटा, बिल्कुल भी नहीं था। एक दफा भी दिल लर्जा नहीं, रोना नहीं आया अपने बाप को देख के जिसकी जान ले ली? कहीं ऐसा महसूस नहीं हुआ कि जिसकी जान ली उसने हमें पाला है, बड़ा किया है? कहीं फील नहीं हुआ? ये फील हुआ था, पछतावा हो रहा था, पर अब वो डेड बॉडी सामने थी और घबराहट भी इतनी थी, मजबूरन फिर ये हमें करना पड़ा। कंबल वगैरह रजाई में बांध के, जो खुशबुओं के बारे में कहा जा रहा है बहुत, तो क्या स्प्रे वगैरह किया था? जी, स्प्रे वगैरह किया था। स्मेल आना शुरू हो गई थी कमरे में? जी, मतलब कुछ घंटों बाद आ रही थी। तो जब मदरसे से लेके आप लोग निकले हो तो किसी ने रोक के पूछा नहीं आपसे? नहीं, वो जब हम निकले वो रात के 3 बज रहे थे, वहाँ पर सिर्फ एक चौकीदार ही होता है। तो चौकीदार ने नहीं पूछा आपसे? नहीं, हम पुराने थे तो वो हमसे नहीं पूछता था क्या है क्या नहीं। इब्राहिम, जब निकले हो चौकीदार ने नहीं पूछा, सिर्फ मुझे एक बात का जवाब दो, बड़े आप हो, छोटा अफजल है, किस तरह इसको शामिल किया, क्या कह के इसको कहा कि हमें ये करना चाहिए? तुमने कहा या इसने कहा? नहीं, असल में ये काफ़ी सालों से ही बाबा से तंग आता है। वो बहुत परेशान रहते हैं कि बाबा से भी पीटते रहते थे, तो काफ़ी तंग था। और मुझे भी उकसाने वाले आप ही थे ना इब्राहिम। अगर देखा जाए तो आपने अपने छोटे भाई को वलगराया कि हम अपने वालिद को, बदबक इंसान हो, पता है तुम वो इंसान हो जिसने अल्लाह को तो याद रखना, इस दुनिया से तुमने जाना जरूर है, या फांसी लग के जाओगे या उम्र कैद की जिंदगी गुजारोगे, पर इस दुनिया से जरूर जाओगे। और जब जाओगे तो रोज़े महशर के दिन अपने अल्लाह को क्या जवाब दोगे? क्या कहोगे? अल्लाह मुझे मारा मेरे वालिद ने, इसलिए मैंने उसको काट दिया। क्या कहोगे? जी, मैं नहीं जानता हूँ कि मैं तब क्या कहूँगा। मैं बहुत परेशान हूँ इस वजह से। जैसे सुना कि आपने इन दोनों का क्या कहना था, अफजल और इब्राहिम का। बदबक औलादें हैं ये। मैं देखने वालों से इतना कहूँगा कि हम हमेशा प्रोग्राम हकाइक के ऊपर रखने की कोशिश करते हैं। मैंने वो ज़बानी सुनाई आपको जो कत्ल के वक्त इन लोगों के हाथ में जब खंजर था ना, अपने बाप के गले पर इनके हाथ नहीं कांपे। ये वो लोग हैं जिनकी इस दुनिया में तो पकड़ है, आखिरत में भी पकड़ है। मुझे जो लोग भी देख रहे हैं, सुनते हैं, मैसेज फॉलो करते हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि अगर टेक्नोलॉजी को आप सही इस्तेमाल करें तो यकीन जानिए मैसेज है आज का कि ऐसी औलादें जिनको 14 साल उनके वालिद साहब ने पढ़ाया, उसके बावजूद भी इनके हाथ नहीं कांपे। मैं क्या ये कहूं कि सख्ती क्या कत्ल तक ले जाती है, या फिर उस माँ बाप को आप भूल जाते हैं? याद रखें, अगर माँ जन्नत का दरवाज़ा है तो दरवाजे की जो चाबी है वो आपके वालिद साहब हैं, और अगर वालिद की खिदमत करेंगे तो ही आपको दोनों चीज़ें मिलेंगी। माँ और बाप दोनों जो वर्ड है ना, वो दोनों वर्ड आपके काम के। मैं अपने प्रोग्राम जवाबदारी में हमेशा हकाइक दिखाने की कोशिश करता हूँ, और साथ साथ मैं यहाँ पर आप सबका शुक्रिया भी अदा करूँगा कि जिन्होंने फौरी तौर पर रंग या तो राना का, राशिद साहब का, कि जिन्होंने इस केस को देखते हुए, इन चीज़ों को देखते हुए इनको कैफे किरदार तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की। जो अब आईओ देख रहे हैं उनसे भी दरख्वास्त है कि इनको जल्द से जल्द कैफे किरदार तक पहुंचाया जाए, ताकि दुनिया में देखने वालों को पता चल सके कि इबरत का निशान कैसे बनाया जाता है। अपने मेज़बान अदील खान को इजाज़त दें। प्रोग्राम जवाब तो चाहिए मैं हमेशा कहता हूँ कि जो दिखाया हक दिखाया, सच दिखाया। अल्लाह हाफ़िज़।